सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कोरोना का वायरस लाखों लोगों के जीवन पर ग्रहण लगा चुका है, करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका सीधा सामना कोरोना से हुआ। इसके अलावा देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना के असर को झेल रही है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन ने घर में लोगों को कैद कर दिया है। बच्चों के स्कूल करीब 1.5 साल से बंद हैं। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बंद हैं। इसका उनके तन और मन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आज बात करेंगे कोरोना से हो रहे मानसिक परेशानियों की। शुरुआत करेंगे बड़ी बहस की। कोरोना ने लोगों को घरों में रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन और दूसरी बंदिशों की वजह से घर बैठे आम लोगों के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंफोटेनमेंट का साधन बन गए हैं। लेकिन जब हम शमशान में जलते हुए शवों की तस्वीरें, मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों और परिजनों की भावनाओं को लगातार मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो घर में कैद लोगों की रूह कांप जाती है। चारों ओर फैली नेगेटिविटी, नकारात्मक माहौल में लोग दुख और अवसाद से ग्रस्त होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद विशेषज्ञ इस साल की सबसे बड़ी चुनौती मानसिक बीमारियों को मान रहे हैं। घर में क्या जिंदगी और डर का माहौल मानसिक रूप से स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों पर असर डाल रहा है। नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन, फोकस ना कर पाना, उत्तेजना, चिंता की स्थिति आम समस्या बन चुकी हैं। लोगों में नौकरी और भविष्य को लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मनोरोगी हो जाए, लेकिन मानसिक परेशानियां काफी बढ़ चली हैं। और आज इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। अवनी तिवारी, चीफ सीनियर साइकेट्रिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल मौजूद है हमारे साथ, और साथ ही साथ डॉक्टर जगदीश भगत, सीनियर कंसल्टेंट हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर अवनी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे होंगे आपके पास। लॉकडाउन, कोरोना, घरों में बंद, तनाव, चिंता पूरी तरह से चरम पर, और ऐसे पेशेंट्स की लगातार तादाद बढ़ रही है। किस तरीके से काउंसिल किया जा रहा है, किस तरीके से संभाला जा रहा है ऐसे पेशेंट्स को मनोचिकित्सकों द्वारा? सारे और आपने जो कहा ये सब सिर्फ पेशेंटों में ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स में भी हो रहा है। जी, हम बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप ही के साथ नहीं हो रहा, हम सब इसमें शामिल हैं। तो एक सबसे पहला यही चीज, एक रीअश्योरेंस हो जाता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अकेले इंसान को हो रही है। आपके न्यूज चैनल ने भी ये जो मुद्दा उठाया है, इससे यही एक मैसेज जाता है कि ये चीज सबके साथ हो रही है। तो सबसे पहले तो उस रीअश्योरेंस का बहुत फायदा होता है। उसके बाद हम ऑफ कोर्स जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उन्हें जिस तरह की दवाइयाँ, जिस तरह की काउंसलिंग, जिस तरह के जिसके सिम्टम्स होते हैं उस तरीके से उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे हम उन्हें बाकी टेक्निक्स भी बताते हैं जिससे ये चीजें ज्यादा तादाद में ना हो। तो कोशिश हम सभी तरीके से सभी लोगों के साथ, बाकी डॉक्टर्स के साथ बैठ के भी कर रहे हैं कि ये चीज पे थोड़ा एक कंट्रोल किया जा सके। आऊँगा डॉक्टर आपके पास। डॉक्टर जगदीश भगत हमारे साथ मौजूद है। डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर होम्योपैथी की बात करें तो उसमें कितना ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अवधारणा है होम्योपैथी को लेकर डॉक्टर साहब कि इसमें रिजल्ट लेट आता है, इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल होम्योपैथी में शुरू से ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं इस बात को लेकर। सबसे बड़ी जिनमें से एक ये है कि रिजल्ट लेट आता है। ऐसा जरूरी नहीं है। और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जिसमें आपको डोज लेते ही आराम भी आया। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक बीमारियों की, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तो मैं तो कहूंगा कि होम्योपैथी और होम्योपैथ को इसमें शुरू से ये बड़ा एडवांटेज रहा है, क्योंकि होम्योपैथ की केस टेकिंग ही बहुत बड़ी मात्रा में 3 भागों पर डिपेंड करती है, जिनमें से सबसे बड़ा एस्पेक्ट पेशेंट की मानसिकता होती है, उसके मेंटल लेवल के सिम्टम। तो दूसरा जो एडवांटेज होम्योपैथी में है वो ये कि क्योंकि पेशेंट इसमें बहुत देर तक होम्योपैथ के साथ जुड़ा रहता है, उसकी क्रॉनिक बीमारियों को ज्यादा इलाज में किया जाता है, तो इस करके उसको बहुत समय से समझने का एक मौका डॉक्टर को भी मिल जाता है और पेशेंट को भी मिल जाता है कि उसका इलाज किस तरीके से चलता है। तो आज के कंटेक्स्ट में चाहे पेंडेमिक ने
जो बीमारियां हमेशा से थी उनको बहुत बढ़ा दिया है, और कुछ नई बीमारियां भी, जैसे पेंडेमिक रिलेटेड ग्रीफ है, या जिन लोगों के अभी अभी लोग गए उनको इमीडिएट डिप्रेशन हो रही है, या जिन लोगों को सर्वाइवर्स गिल्ट हो रहा है जिनके लोग चले गए हैं, उस केसेस में भी मैंने देखा है कि होम्योपैथिक के इलाज से बड़ी जल्दी लोगों को आराम मिल। आता हूं डॉक्टर साहब आपके साथ। डॉक्टर अवनी, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा जाए? घर में जो लोग मौजूद हैं, घरों में कैद हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, अपने आप को घर में कैसे पॉजिटिव रखा जाए? ये क्या टेक्निक्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की क्वेरी यही है। जी बिल्कुल, पॉजिटिव वर्ड जो है ना, इसको बहुत इसके कॉनोटेशन या मायने जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव से हो गए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि घर में आप अपने आप को कैसे सुकून से या कैसे शांति से रख सकते हैं। मैं खुशी की भी बात नहीं कर रही हूँ भूपेश जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपने घर में जब रहते हैं तो आपको एक सुकून, एक शांति महसूस होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस वक्त आप मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं जा नहीं सकते। अगर आप काम से भी जा रहे हैं तो आप बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से जाते हैं और आते हैं, और बाकी लोग घर पे बैठ के या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैं उन सबसे एक बहुत बड़ी चीज कहना चाहूंगी कि रूटीन बनाए रखें अपना, और बिल्कुल वो फिक्स वाला भले ही रूटीन ना हो, लेकिन ज्यादातर एक गाइडलाइंस के अंदर कि भाई हम घर पे हैं तो हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं या रात में 1 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप ये सब कर सकते हैं सैटरडे संडे, या जैसे अगर आप इसको रेगुलरली करने लग जाएंगे तो वीकडेज और वीकेंड्स का फर्क खत्म हो जाएगा। आपके दिन और रात का जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। आपकी सर्कैडियन रिदम गड़बड़ाने लगेगी, जो कि फिर एंजाइटी, इंसोम्निया, इन सब में आपको ले जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि खाना पीना, थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस, ये सब आप जारी रखें, टाइम के हिसाब से जारी रखें, और उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मानती हूँ। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं कहूंगी कि ज्यादातर न्यूज, ज्यादातर व्हाट्सएप के फॉरवर्ड, थोड़ा रिस्ट्रेन रखें अपने आप को। अगर इसी में आप घूमते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो सिर्फ सनसनी खेज न्यूज पे ही चलते हैं। न्यूज जानना बहुत अच्छी चीज है। मैं दूसरे दिन न्यूज पेपर पढ़ती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि जितना आपको हजम होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तब हर कोई न्यूज देख सकता है या नहीं देख सकता, जितना हजम होता है, जहां आपको लगता है कि न्यूज से, व्हाट्सएप से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, उसे रोकने की कोशिश करें। चलिए डॉक्टर जगदीश, इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथ क्या कहता है? लंग्स इन्फेक्शन, फ्लू, एंजाइटी, डिप्रेशन, थ्रोट इन्फेक्शन, कितनी कारगर दवाएं होम्योपैथी में? होम्योपैथी की ट्रीटमेंट दरअसल बेस्ड ही पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के ऊपर है। हम डिजीजेस को या बीमारियों को कई नामों से जानते हैं, लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो हमने हमेशा उनको सिम्टम के बेस पे ट्रीट किया है। आज का होम्योपैथ जागरूक है, टेस्ट भी करवाता है, एग्जामिनेशंस भी करवाता है, प्रोग्नोस्टिकली भी चलता है, लेकिन वो कभी पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट करने में नहीं चूकता। इस करके आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जहाँ इम्यूनिटी की बात है, इम्यूनिटी एक होलिस्टिक चीज है, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीमारी से लड़ने के काम आती है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो इसीलिए बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट माना गया है, क्योंकि ये पेशेंट को एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे ट्रीट करता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस दौरान पेंडेमिक में देखा गया कि कई दवाइयां सामने आई, कईयों ने उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी माने, लेकिन मोटे तौर पर कुछ दवाइयां थी जिनको सभी ने माना कि उनके लेने से उनकी इम्यूनिटी बूस्टेड रही। और इवन ट्रीटमेंट करने के टाइम पर भी, फॉर एग्जांपल जैसे आर्सेनिक बहुत पॉपुलर रही, उसको सीसीएच ने भी रिकमेंड किया है, जो कि इम्यूनिटी के लिए बड़ी अच्छी दवाई मानी गई। इसके सिवा होम्योपैथ अपने क्लिनिक पे जब अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो हर पेशेंट की इम्यूनिटी अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो ये मानना जरूरी नहीं कि एक ही दवाई इम्यूनिटी के लिए काम आती है। ये मानना ज्यादा जरूरी है कि हर पेशेंट को उसका डॉक्टर
उसके सारे सिम्टम्स को और उसकी बीमारी को कंसिडर करते हुए उसकी इम्यूनिटी की दवाई निकालें। वो ज्यादा अच्छा काम करती है बना इससे कि एक हम जनरल इम्यूनिटी की मेडिसिन को निकालकर उसको कंसिडर करें। तो ये बड़ा जरूरी है जानना सब लोगों के लिए जो होम्योपैथी के बारे में शायद इतना नहीं जानते होंगे कि एक इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट है और हर पेशेंट को एज एन इंडिविजुअल इसमें ट्रीट किया जाता है। उसकी दवाई जो है वो जरूरी नहीं कि दूसरे पेशेंट को जो सेम सिम्टम्स के साथ है उसको भी वही दवाई काम आए। क्या होम्योपैथिक में इतनी असरदार दवाइयाँ होती हैं कि जिस तरीके से जिंकोविट दी जाती है, पैरासीटामोल दी जाती है, तुरंत असर करती हैं, फीवर डाउन करती हैं, एजिथ्रोमाइसिन अगर दी जाती है तो गले की खराश को ख़त्म करती है, क्या होम्योपैथिक में उतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है सर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। होम्योपैथी में बिल्कुल उतनी ही जल्दी रिजल्ट मिलता है प्रोवाइडेड कि वो दवाई उस पेशेंट के टोटलिटी के हिसाब से निकाली जाए। मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि जनरल मेडिसिन पे ना जाएं, जैसे जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी दवाइयों को एडवोकेट कर दिया जाता है। वजह इसके आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके एक्सपर्ट ओपिनियन के बेस पर अगर दवाई लेंगे तो वो बहुत ही जल्दी और कारगर तरीके से काम। आता हूँ सर आपके पास। डॉक्टर अवनी, कब लगे कि मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ गई है? आप घर में बैठे हुए हैं, काम धंधा घर से चल रहा है, अचानक से थोड़ा सा पैनिकी होने लगती है। जिनके अपने चले गए हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़राब माहौल है। ऐसे में कैसे देखा जाए, कब पेशेंट को लगे कि उसको मनोचिकित्सक की ज़रूरत है? मुपेश जी, अभी अभी जो आपने सवाल पूछा था डॉक्टर जगदीश से, उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं कहूंगी कि जैसे स्ट्रेस जो है, परेशानी, टेंशन, जिसे हम नॉर्मल चिंता, ये सब शब्द, इससे क्या होता है हमारी बॉडी में, हमें लगता है कि हम ये स्ट्रेस लेते हैं तो ठीक है, मतलब ये तो एक मिडिल एज में सभी को होता है। ये स्ट्रेस आपके बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल्स बढ़ा देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल्स अगर लंबे समय तक बढ़े रहे तो आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट असर होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ये प्रूवन फैक्ट है, इस पे साइंटिफिक पेपर्स भी है कि जो सामान्य कॉमन कोल्ड या फ्लू है वो तक आप अगर स्ट्रेसफुल ज्यादा रहते हैं तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना भी कोई अलग तरीके की बीमारी नहीं है, वो भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है और उसके भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो जब आपने कहा कि कैसे पता चलेगा, ये जरा सी एंजाइटी होती है, जरा सा पैनिक होता है, जरा सा इंसोम्निया होता है, मैं कहूंगी कि जरा सा होता है, बिल्कुल आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपको ये लगता है कि आपकी डेली चीजें, आप जो डेली काम कर रहे हो, आपके जो डेली के रिश्ते हैं, आप लोगों से जो बात करते हो या अपना काम कर रहे हो, कंसंट्रेशन है, आपकी बातचीत है, उसमें फर्क पड़ने लग जाता है। आपके डेली काम आपसे रेगुलरली नहीं हो पाते, आपको अपने आप को धक्का मारना पड़ता है नहाने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जाके मेरा मानना यह है कि एक तसल्ली कर लेनी चाहिए अगर आपको कहीं भी डाउट है तो, क्योंकि याद रखिए स्ट्रेस बहुत पहले आता है, सिम्टम्स बाद में आते हैं और वो स्ट्रेस जब तक सिम्टम्स आएंगे मतलब आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुकी है। तो जब आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो एक चीज मैं डॉक्टर जगदीश से एग्री करना चाहूंगी कि ये जो व्हाट्सएप पे दवाइयां लिखी जाती है उन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। कुछ भी हो जाए आप एक बार डॉक्टर को जाके जरूर बताएं, पता करें कि वो क्या कहते हैं इन दवाइयों के बारे में। ये नहीं कि हम आधे डॉक्टर ये सब पढ़ के ही हो गए। डॉक्टर, कुछ लोग घर पे काउंसलिंग करने लग जाते हैं एक दूसरे की कि ऐसे करो, देखो तुमको ये हो रहा है तो इसमें अरे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मनोचिकित्सक ऐसी दवाइयाँ लगा देंगे जिसको छुड़ाने में पसीने छूट जाएंगे। ये भी धारणा रहती है कि एक बार एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंग्जाइटी अगर आपको पिल्स अगर शुरू कर लिया आपने तो उसको छोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर्स जाने पड़ेंगे वहाँ, ऐसा वो भी एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है आपके पेशेंट्स के ऊपर। वैसे भी सवाल पूछे जाते होंगे आपसे जो यही सब चीजें सवाल लेके आते हैं कि अरे नहीं दवाई मत चालू करिए, काउंसलिंग कराना है तो क्या है। मैं तो हमेशा ही अपने बेटे की काउंसलिंग या बेटी की या पति की या इसकी काउंसलिंग हम लोग कर देते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नहीं ये दवाइयाँ, these are not drugs, these are medicines। ये दवाइयाँ
दवाइयों की आदत नहीं पड़ती है, अगर मैं पेशेंट को 6 महीने लेने के लिए कह रही हूँ, 6 दिन लेने के लिए कह रही हूँ और उनसे कह रही हूँ कि उसके बाद मुझे दिखाओ, अंडर सुपरविजन जब दवाइयाँ ली जाती है तो कोई एडिक्शन सेंटर की या कोई एडी चोटी का या कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके साइकियाट्रिस्ट या आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है तो आप बेखौफ होके उसे ले सकते हैं। और दूसरी बात रही काउंसलिंग की, तो देखिए हम एक दूसरे को जो समझाते हैं वो एडवाइस है, एक सलाह है। सलाह में और साइकोथेरेपी में, काउंसलिंग इज अ वेरी लूज वर्ड, सलाह, एडवाइस और साइकोथेरेपी में बहुत फर्क है। साइकोथेरेपी आपको तरीके सिखाती है, आपको ये नहीं कहती कि बी पॉजिटिव, वो आपको ये बताएगी कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरह से अपने आप को नेगेटिविटी से या गलत धारणाओं से या माल एडेप्टिव बिहेवियर से निकाल के सही चीज की और सही बिहेवियर की और या सही सोच की और ले जा सकते हैं। वो बहुत अलग चीजें हैं दोनों। डॉक्टर जगदीश, कहने से करना तो सब लोग कर लेते हैं। डॉक्टर जगदीश, नेगेटिव थॉट्स ना आए क्या? ये जैसे जिस तरीके से अगर साइकेट्रिस्ट की बात करें तो इनके पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो उसको दबा देंगी, उसको रोकने में मददगार होंगी। आप कूल काम होके सो जाएं, सुबह आप पूरी नींद करके उठें, थोड़ा सा फ्रेश फील करें। हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में भी ऐसी दवाएं हैं जो आराम की नींद सुला दें, रात को तनाव दूर कर दें, जिस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको रोकने में कारगर हो। बिल्कुल, मैंने ये देखा है अभी लेटली, स्पेशली इस पेंडेमिक के बाद, कि दो जो वर्ग है ना वो बड़े अफेक्ट हुए। एक बच्चों के, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या यंग एडल्ट, और दूसरे जो हमारे ओल्डर पीपल हैं, जैसे ओल्डर एडल्ट हैं। जो ओल्डर एडल्ट है उस पर देखा गया कि फियर एक बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, और जो छोटे बच्चे उनमें मैंने देखा कि 4 तरीके की बीमारियां बड़ी क्लियर कट आई। ज्यादातर बच्चों में, लगभग 24% बच्चों में कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आई, और उनसे ज्यादा भी लगभग 40% बच्चों में नर्वस एंजाइटी है। कुछ बच्चों में देखा गया है कि उनके अंदर एक तरीके का रिलैक्स ना हो पाना, एज देखा गया। और मोटे तौर पे सभी में स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम फिर आई है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू। तो इन सभी के लिए बड़ी अच्छी दवाइयां। अब आप बोलिए कि एक दवाई तो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि होम्योपैथी में अगर एंजाइटी को ले तो एंजाइटी के अंदर ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जो मैंने अभी अलग अलग बताए हैं। डॉक्टर अवनी इसके बारे में ज्यादा आपको समझा पाएंगी, लेकिन हम इससे भी ज्यादा सूक्ष्म रूप से इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें से एक सिम्टम को लेके सिर्फ उसी को भी ट्रीट कर सकते हैं, बजाय इसके कि पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए एक बड़े दायरे पे ट्रीट किया जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत समय पहले एक बड़े अच्छे फैमिली फिजिशियंस हुआ करते थे, हमारे मेडिकल सिस्टम का बड़ा अहम हिस्सा होता था, और सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को वो फर्स्ट, एक तरीके के दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट फेज जो बीमारी को टैकल करता, उसके बाद स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया जाता था। आज के डेट में आई थिंक कि अब वो सिस्टम काफी ऑब्सोल्यूट हो गया, अब स्पेशलिस्ट के पास सीधे चले जाते हैं लोग। बट मैं कहूंगा कि होम्योपैथी की एप्लीकेशन उस लेवल पे अभी भी इतनी कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं तो डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेशन के लिए इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो बच्चों को एग्जाम में मदद करती हैं, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एंटीम्प्रूड है, सीपिया है, और बहुत सारी दवाइयां हैं। उसी तरीके से नींद आने के लिए बजाय इसमें ऐसी दवाइयां हैं जिनको ले भी सकते हैं और उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जिस दिन आपको नींद नहीं आए आप वो दवाई ले लें और उसके बाद छोड़ दें, ना कोई डिपेंडेंसी ना साइड इफेक्ट। और बहुत सारे पेशेंट्स इस दौरान चूंकि स्पेशलिस्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा बिजी और या व्यस्त होने के कारण, तो होम्योपैथी से सेफ और साउंड ऑप्शन आई थिंक अभी मिलना ज्यादा मुश्किल है। और दूसरा एडवांटेज ये कि आप ओवर द काउंटर अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ करके दवाई खरीद करके खा सकते हैं जो आपको इमीडिएट रिलीफ दे। तो डेफिनेटली इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए लगता है कि होम्योपैथी के पास बहुत अच्छा आंसर है।
लेकिन उसको बिना अपने होम्योपैथ के पीछे ना लें, पूछे ना लें, और उसकी कंसल्टेशन के साथ ही, यही मैं इसके बारे में एडवाइस देना चाहूँ। जी भूपेश। डॉक्टर अवनी अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखती हैं, दुरुस्त रखती हैं, अपनी फैमिली को कैसे दुरुस्त रखती हैं? इतना स्ट्रेस, सुबह एक बार पेशेंट्स, इसी तरीके के पेशेंट्स आपके पास आएंगे, शाम तक, रात तक फ़ोन कॉल्स, और उसमें भी एक डॉक्टर के चेहरे पर इस दौरान एक मुस्कान, बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। किस तरीके से मेंटेन करती हैं डॉक्टर अवनी आप? मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ। तो एक जैसे सुबह शाम के लिए, दिन के लिए रूटीन्स बनाए रखते हैं हम भी, थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस। हालांकि मैं इस मामले में थोड़ी कच्ची हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का कम है, लेकिन मैं इस मामले में एक और पॉइंट भी बताना चाहूंगी कि जिस चीज का आपको शौक है और बहुत सारे टाइम से आपने सोचा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं कब करूंगी इस चीज को, ये सब चीजें, जैसे कथक की प्रैक्टिस है, तो मैं अब वो आई टेकन अप अगेन। कुछ पेंटिंग करती हूँ, बहुत ही मिनिमल सा। तो ये जो शौकिया चीजें हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे, मेरा मानना है कि ये सब भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और बाकी आपके घर के लोग हैं, आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, उससे जुड़िए, उससे वर्चुअली जुड़िए, आपके एक्सटेंडेड फैमिली से वगैरह, एंड हैव फन। कोरोना बहुत अजीब बीमारी है, लेकिन आपको एक मौका मिला है घर में अपने आप को कुछ टाइम दे सकें आप उसका, तो मेरे ख्याल से ये जरूर करें। दैट इज ऑल वी डू। दैट इज, आई एम श्योर कि आप तो खैर सुबह शाम न्यूज पे ही लगे रहते होंगे, लेकिन इनफ स्लीप, इनफ रूटीन, इनफ एक्सरसाइज, इनफ फूड, बेसिक्स पे आप वापस जाएंगे तो हमेशा ही आप पाएंगे कि आप अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सभी। डॉक्टर भगत, आप भी मानते हैं कि जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके माइंडसेट पर? अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो ठीक है, आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ सकती है एक चरम सीमा पर आकर, लेकिन अगर आपको शुरुआत में ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ जो है वो रूटीन में लाकर एक अच्छे ट्रैक पर चल सकते हैं। जी बिल्कुल। हेलो डॉक्टर साहब, सवाल मेरा था कि किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स ना आए, खुद से भी कोशिश की जा सकती है और लाइफस्टाइल इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं डॉक्टर अवनी से बिल्कुल सहमत हूँ। स्पेशली आजकल की पेंडेमिक के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आई है कि डिफिकल्ट टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ रूटीन और रिपीटिशन। जो इसमें जो मैंने देखा है कि बहुत हद तक जो है ना, चार चीजों ने इसमें बहुत अफेक्ट किया है कि आपका एक जो रूटीन था वो खत्म हो गया, दूसरा जो आपकी सोशल इंटरेक्शन थी वो खत्म हो गई है, तीसरा लगातार एक ही तरह के फियर में रहना वो भी खत्म हो गई है, और चौथा कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो, अगर हमारे शहर में चार हैं तो चारों लोग ही पेंडेमिक किसी न किसी तरीके से प्रभावित, तो एक दूसरे को भी हासिल कर नहीं पा रहे। ऐसे में मुझे लगता है कि जो घर की सबसे बड़ी कड़ी है, जो आई थिंक घर की गृहिणी होती है, उसका रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर केंद्रीय करें उस पर अपनी चर्चा थोड़ी देर के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर उनको सपोर्ट दें तो चारों तरफ सपोर्ट वापस उसी रेशियो में वापस मिल सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मुझे लगता है अगर हम स्पेसिफिकली घर के लोग अपने घर में, जो भी घर की महिलाएं हैं जिनके बल पे घर चलता है, उनके आसपास उनको सहयोग दें तो जरूर मुझे लगता है कि डॉक्टर अवनी इस बारे में ज्यादा जानती हैं और रोशनी डाल पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी मदद कर सकता है। डॉक्टर अवनी, चलते चलते एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक डर लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ रहा है तीसरी लहर को लेकर,
आए दिन वो ट्वीट्स आ जाते हैं कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों पे इफ़ेक्ट डालेगी, और अक्टूबर में आ जाएगी तो नवंबर में आ जाएगी तो दिसंबर में आ जाएगी, तो तारीखें भी बताने लगे हैं, भविष्यवाणियाँ भी होने लगी हैं। इस डर से कैसे निकला जाए, इस डर को कैसे फेस किया जाए, या इसको निगलेक्ट कैसे किया जाए? देखिए, मैं इसमें वही कहूंगी जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपके हाथ में कर्म है। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। आपको नहीं पता तीसरी लहर कब और कैसे आएगी, आपको नहीं पता कितने लोग और कौन से लोग, बच्चे बूढ़े, कौन इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वैक्सीन कब तक कहाँ पहुंच चुकी होगी, क्या बच्चों को मिलेगी कि नहीं, ये सब सवाल है हमारे पास। इसके कोई जवाब हमारे और आपके पास नहीं है। मतलब बड़े पॉलिसी मेकर्स का काम है इनके जवाब ढूंढना, और वो करेंगे ये काम। जब मैं और आप बैठ के, मतलब मैं अपने आप से कहती हूँ, पेशेंट से कहती हूँ कि जब मैं और आप बैठ के वैक्सीन कब लगनी है ये भी तय नहीं कर पाते, तो हम क्यों उस टाइम की सोचे कि जहाँ पे क्या होना है क्या नहीं हमें पता नहीं है। हमें बेसिक जो ये सलाह जो पहले दिन के कोविड से मिल रही थी, मास्क, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ये 3 चीजों के अलावा न फर्स्ट लेयर में, न सेकेंड वेव में, न थर्ड वेव में कुछ अलग नहीं आने वाला है। बीमारी वही रहने वाली है कोरोना की। आपको बस यही 3 चीजें करनी है। जब वैक्सीन आ जाए तो लगवा लीजिए। जब आपके हाथ में इतना ही है तो परेशान होके या इसीलिए मैं कहती हूँ ना आपसे कि व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स और ये सब चेतावनियां और जो सनसनीखेज खबरें आती है, ब्रेकिंग न्यूज, भविष्य की प्रोफेसीज, ये सब रहने दीजिए। मैं सबसे कहती हूँ इन सब पे ध्यान मत दीजिए। अभी जो हो रहा है, लिविंग इन प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्तमान में रहना सबसे बड़ी बचाव का तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अवनी तिवारी, चीफ सीनियर साइकेट्रिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल, और डॉक्टर जगदीश भगत, सीनियर कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, उसको अपनी रफ्तार से चलने दीजिए। पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, इसी का नाम ज़िंदगी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त। सहारा।